शुरू हो गया वेडिंग का हाँ सीजन जी हाँ जी हाँ जी अराउंड 15 to 20,000 वेडिंग्स इस साल इंदौर में है प्लान इस है सीजन में। राइट। वो क्या बजट था आपकी पहली वेडिंग का जब आपने पहली वेडिंग की थी? 10 CR की वेडिंग इंदौर Yes. में कितना वो कंफर्टेबल होता है एक सिटी में वेडिंग को मैनेज करना, या कितना वो डिस्कम्फर्ट होता है एक डेस्टिनेशन पे वेडिंग मैनेज करना? मतलब अभी डिस्क्लोज नहीं करेगा देव की क्या क्या मैं कर रहा हूँ मतलब कंपटीशन बहुत है इंदौर में, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो परफॉर्म करके नहीं गया हो वेडिंग इन वेडिंग्स। यस। ओके। और इंदौर की वेडिंग्स पूरे इंडिया में बहुत ही लग्जरी वेडिंग्स होती हैं, ग्रैंड वेडिंग्स होती हैं। मिक्का सिंह, सलीम सुलेमान, बादशाह परफॉर्म करते हैं यहाँ पर आकर। लोगों में भी आजकल कंपटीशन होता जा रहा है कि यार उसकी वेडिंग ऐसी थी तो मैं भी ऐसी ही करूँ। वेडिंग होती है ना, उसके पेमेंट्स काफ़ी डिलेड भी होते हैं। वेडिंग भी कम बजट में भी अच्छी की जा सकती है। तो हम ऐसे देश में रहते हैं कि आज भी कई लोग भूखे सोते हैं। तो देव भाई, आपको आना तो वैसे कल था लेकिन आप आज पहुंच पाए हो, तो रीज़न कुछ स्पेशल चल रहा है क्या? आशीष जी, ऑफ कोर्स इट्स वेडिंग का सीजन। ओके। सो मतलब शुरू हो गया वेडिंग का हाँ सीजन? जी हाँ जी हाँ जी। ओके। एंड वी आर वेरी मच ऑक्यूपाइड ओके। बिकॉज लॉट्स मैनी वेडिंग्स आर कमिंग अप। तो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम लोग उसी के प्रिपरेशंस में लगे हैं, हमारी द होल टीम। और तो मैं अभी आगे आपसे बात करूं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि देव एक वेडिंग प्लानर हैं। मतलब हमारे ज़माने में तो वेडिंग कैसी हुआ करती थी कि पापा ये काम देख लेंगे, भाई ये काम देख लेगा, बहनें ये काम देख लेंगी। तो ये वेडिंग प्लानर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से और कब आ गया? और मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आप काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस में हैं और इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे और एक्सप्लोर भी कर रहे हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, उसके पहले ये वेडिंग प्लानर मतलब हाउ डज, या कैसे देव एक वेडिंग प्लानर बन गया? Okay. So, first of all, I am MBA in event management. ओके। In 2010-11, I have completed my event management course from Mumbai. And उसके बाद सारे इवेंट के सेक्टर्स हम लोगों ने एक्सप्लोर किए, स्पेशली लाइक लाइव कॉन्सर्ट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, अवार्ड्स। सो मुंबई में रहते हुए ये सारे इवेंट्स हम लोगों ने किए और वो सारे एक्सपोजर मुझे देखने को मिले। बट फाइनली जब मैं इंदौर आया और मैंने इंदौर अपना काम स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि वेडिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही है। और ये जहाँ जब जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं, वहाँ ये इवॉल्व हो चुका था कॉन्सेप्ट वेडिंग प्लानिंग? मुंबई, ऑल मेट्रो सिटीज़ आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल इनटू इवेंट्स। ओके। क्योंकि वहाँ पे वैसे इंफ्राज हैं, वहाँ पे वैसे वेल्दी कॉर्पोरेट्स हैं और क्लाइंट्स हैं जिनको स्पेंड करना होता है। तो वेडिंग इज़ वन ऑफ द इवेंट जो कि आपकी फैमिली में एक बार होता है, और घर के बाद, घर बनाने के बाद वेडिंग ही एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई भी फैमिली अपना बेस्ट देना चाहती है। रियल एस्टेट या बोले घर के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो वेडिंग में ही करता है, क्योंकि शायद ये भी, मतलब शायद नहीं, लाइफ का एक ही इवेंट होता है, क्योंकि शादी भी आदमी एक ही बार करता है। तो ऑफ कोर्स स्पेंड बहुत बढ़ गया है। करेक्ट। लेकिन अभी आपने बात करी इवेंट्स की, लेकिन वेडिंग्स को हमेशा हमने पर्टिकुलरली एक इंडियन फैमिली में का सेरेमनी जैसा देखा जाता है, रिचुअल्स जैसा देखा जाता है। तो क्या वो इवेंट इंडस्ट्री का रूप लेता जा रहा है वेडिंग, पूरा ये जो बिज़नेस है? क्योंकि जहाँ तक मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें बताया गया कि इस साल पर्टिकुलरली ऑल ओवर इंडिया कुछ 48 to 50 लाख वेडिंग्स होनी है। तो ये तो रहा एक नेशनल फिगर। करेक्ट। लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई चंक इंदौर में भी आता होगा, और एक कुछ नंबर्स इंदौर के भी होते होंगे कि कितनी वेडिंग्स लगभग इंदौर में इस सीज़न में हो जाएंगी? राइट। सो एज पर माई नॉलेज अराउंड 15 to 20,000 वेडिंग्स इस साल इंदौर में है प्लान इस है। सीज़न में? राइट। ओके। और द होल ईयर, एंड अप्रॉक्स 5,000 CR का बिजनेस उससे रिलेटेड लोगों को मिलता है, बिकॉज दे आर लॉट मैनी सेक्टर्स जो कि वेडिंग में काम करते हैं। पूरी एक आर्मी काम करती है आपकी एक वेडिंग को सक्सेसफुल करने के लिए। तो रिलेटेड टू डेकोर की अपनी एक टीम होती है, उसमें लेबर काम करती है, उसमें फ्लोरिस्ट काम करता है, फर्नीचर के अपने वेंडर्स होते हैं, शैंडिलियर्स लाइट्स के अपने वेंडर्स होते हैं, जनरेटर्स के अपने वेंडर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म लगाने वाले वेंडर्स होते हैं। तो इट इज़ अ टीम ऑफ लॉट मैनी वेंडर्स हु इज़ डूइंग
big wedding. हाँ, मैंने वो बैंड बाजा बारात में वो देखा हुआ है, मतलब अनुष्का और रणवीर को, कि वेडिंग प्लानिंग कैसे की जाती है, क्या क्या उसके बिजनेस एस्पेक्ट होते हैं, कितने स्टेक होल्डर होते हैं, कितने वेंडर्स होते हैं। मतलब ये अनडाउटेडली पिछले 10 सालों में खासकर ये एक बिजनेस बहुत इवॉल्व हुआ है। लेकिन देव ने कैसे शुरू किया ये बिजनेस को, मतलब वो कौन सी पहली वेडिंग थी, वो क्या स्केल की वेडिंग थी, मतलब हज़ारों की थी, लाखों की थी, जब देव एज अ वेडिंग प्लानर स्टार्ट किया देव ने? Right. So as a wedding planner, I started from Indore only. Okay. As like I started, जो मेरे बॉम्बे के क्लाइंट्स थे उन्होंने मुझे इवेंट देना स्टार्ट किया इंदौर में। तो वो सब करते हुए जो मेरा पीआर मुझे मिला इंदौर में, जो लोगों को मैं जानने लगा, तो वहाँ से मुझे एक क्लाइंट ने बोला कि यार आप हमारी वेडिंग कीजिए। मेरा एक पुराना भी एक्सपीरियंस था वेडिंग्स को लेके, तो हमने स्टार्ट किया। एंड जैसा कि किस ईयर में स्टार्ट किया ये आप मान के चलिए 2015 आई स्टार्टेड डूइंग वेडिंग्स। ओके। और इन इंदौर आई वाज इनटू इवेंट्स फ्रॉम 2013, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ डेकेड ओके हम लोग ये काम कर रहे हैं। ओके तो बीइंग अ इवेंट प्लानर, जो हम लोगों ने जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, तो वही वेडिंग में हम लोगों ने क्रिएटिविटी और टाइम टू टाइम डिलीवर और पर्सनलाइज्ड कैसे हम लोग ब्रांड एंड ग्रूम के लिए चीज़ों को कर सकते हैं, वो इनपुट्स डालें, और वो हमको काफ़ी क्लाइंट्स ने पसंद किया। और नाउ वी आर गुड वेडिंग प्लानर ओके एंड वी आर डूइंग पैन इंडिया। एक इवेंट होता है पर्टिकुलरली एक डे का होता है, और हार्डली एक 2 से 3 घंटे का एक प्रोग्राम होता है। लेकिन जब हम वेडिंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वो एक वीक का सेलिब्रेशन होता है। बट ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या बजट था आपकी पहली वेडिंग का जब आपने पहली वेडिंग की थी? फर्स्ट वेडिंग आई थिंक इट विल बी अराउंड 15 लाख, 10 to 15 लाख। और कितने दिन की वो वेडिंग थी? दैट वाज अ 2 day 2 wedding, days 2 दिन की वेडिंग थी। और पूरा इंदौर में ही हुई थी वो यस वेडिंग? यस, इंदौर मैरिड। ओके। तो जब आपने 2015 में ये बिज़नेस स्टार्ट किया, और जब आज हम 2024 में बैठे हैं, अब हम आप ही ने भी बताया कि भाई ये 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। Right. मतलब वी कैन से इट इज़ अ इंडस्ट्री नाउ। राइट। तो वो जो एक 2015 और आज 2024, मतलब ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं। तो एक इस ट्रांजेक्शन को आप इंदौर के लेवल पे या इंदौर के पर्सपेक्टिव से कैसा देखते हैं? मतलब क्या, मतलब मज़ा आता है कि नहीं काम करने में, कि यार वो 2015 में यार 15 लाख रुपए की वेडिंग से शुरू की थी, और आज अब आप 24 में, तो मेरे हिसाब से करोड़ों वाली भी वेडिंग करते होंगे। तो वो जर्नी, वो ट्रांसफॉर्मेशन एज अ पर्टिकुलर देव की क्या रही? सो स्पेशली इंदौर की बात की जाए तो वेडिंग्स आफ्टर कोविड काफ़ी इवॉल्व हुई है। ओके। वेडिंग्स का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, और इनफैक्ट ऑल इंडिया यदि आप बात करें तो वेडिंग का जो इंडस्ट्री है वो बहुत बूम हुआ है। ओके। चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड में होने लगी हैं, काफ़ी कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स आती हैं क्लाइंट्स के साइड से बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एंड पिंटरेस्ट। नाउ एवरी ब्राइड एंड ग्रूम हैज़ देयर ओन चॉइस। ओके, मतलब कैटलॉग है वेडिंग्स का भी? यस। ओके। एंड फॉर बिग वेडिंग्स कई बार क्लाइंट्स के अपने पर्सनलाइज्ड वेंडर्स भी होते हैं कि हमको उस पर्टिकुलर फ्लावर डेकोरिस्ट से ही काम कराना है। ओके। तो कई बार बॉम्बे, दिल्ली से, मेट्रो सिटीज से फ्लोरिस्ट ट्रैवल करके इंदौर आते हैं। अच्छा। एंड दे डू देयर फ्लोरल वर्क। ओके। तो काफ़ी कस्टमाइज हो गया है। एवरी सेक्टर ऑफ वेडिंग हैज़ अ पर्टिकुलर वेंडर, और उसके भी अपने डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट का प्रोफाइल का एक वेंडर स्पेशली उस वेडिंग के लिए ट्रैवल करके आ रहा है टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग इन इंदौर? यस। मतलब लोकल वेंडर्स के अलावा बाहर से भी वेंडर्स अब इंदौर आते हैं? यस यस। सो आप देखा जाए तो इंदौर में ईयरली 15 to 20 वेडिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें बाहर के प्लानर्स आके दे डू देयर वर्क हियर, जो होती हैं अप्रॉक्स 5 to 10 CR की वेडिंग्स भी इंदौर में हो रही हैं। ओके। 5 to 10 CR की वेडिंग्स इंदौर में? यस यस स्केल बड़ा है। यस। अच्छा, जब मेरी शादी हुई होगी या आपकी भी शादी हुई होगी, तो लगभग हम माने तो 3 या 4 मेजर स्टेक होल्डर्स होते थे किसी भी एक वेडिंग के। बैंड पार्टी होती थी, लाइट पार्टी होती थी, कैटरर्स होते थे, और डेकोरेशन होता था। लेकिन आज की तारीख में वो कितने बढ़ गए हैं? मतलब मैं क्योंकि वेडिंग का जो स्केल देख रहा हूँ इंदौर में, बहुत सारी वेडिंग्स अटेंड करता हूँ, तो बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ देखता हूँ जो अब एक इंडस्ट्री बनते जा रहे हैं या एक बिजनेस बनते जा रहे हैं। तो आज की तारीख में एक वेडिंग को करने के लिए पहले तो 4-5 में हो जाती थी पूरी, कितने वेंडर्स काम करते हैं? करेक्ट।
सो व्हेन वी डिज़ाइन अ वेडिंग, ऑलमोस्ट अभी जो हमने एक रिसेंट एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें भी कस्टमाइज्ड एवरीथिंग, एंड ऑलमोस्ट कुछ 40 वेंडर्स ने काम किया होगा। 40 वेंडर्स Yes. एक वेडिंग में? यस। ओके। सो मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल के लिए बताता हूँ। तो एक SFX का एक वेंडर जो हाँ। कि सारे स्पेशल इफेक्ट्स वेडिंग्स में होते हैं आजकल। क्या होते हैं स्पेशल, ये मतलब क्या होता है एसएफएक्स, क्या होता है स्पेशल इफेक्ट, क्या होता है ये? स्पेशल इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपकी वेडिंग में संगीत के टाइम पर, या फिर वरमाला के टाइम पर, या फिर कपल के एंट्रीज के टाइम पर हम लोग कुछ ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। लाइक आपके CO2 जेट्स होते हैं, वो फॉग जैसा जो एक यस क्रिएट करता है। यस ओके। यस, एंड फायर जेट्स होते हैं, देन वी हैव फायर वर्क्स, फिर Okay. आपका पेपर ब्लोअर्स होते हैं, ओके। फ्लावर ब्लोअर्स होते हैं। Okay. सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल इफेक्ट्स। ओके, ये पहले हमारे ज़माने में तो वो फूल पत्तियों से स्वागत किया जाता था, राइट। तो अब ये एसएफएक्स जगह लेते जा रहे हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन हर जगह हो रहा है। यस। इसके अलावा एक जो बड़ा ट्रांजिशन मैं पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ, पहले वेडिंग कैसी होती थी, मतलब आज भी वो कार्ड्स पे तो वैसे ही दिखती है, हल्दी होगी, ये होगा, ये होगा, लेकिन हमारे ज़माने में तो शायद प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ नहीं करता था। हमारे ज़माने में और भी चीज़ें नहीं होती थी जो शायद मुझे अभी पता भी नहीं होगी कि अब क्या क्या हो रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें जब आपने स्टार्ट किया 2015 में या मेरी जब शादी हुई, तो एक बस गिनती के 4-5 प्रोसेस होती थी। राइट। अब लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वो स्केल बढ़ गया है, वो दिन बढ़ गए हैं। राइट। तो अब क्या क्या होने लगा है वेडिंग में, मतलब एक वेडिंग का ओवरऑल शेड्यूल क्या होता है, कहाँ से वो स्टार्ट होती है और कहाँ वो एंड होती है? देखो, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया की जो वेडिंग्स हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, क्योंकि इंडिया का जो हेरिटेज है और जो लग्जरी है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो और चूंकि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, हम लोग हैं, ये बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। ओके। तो रिलेटेड टू फैशन या फिर जो ग्लैमर हमको चाहिए रहता है, तो इट इज़ नाउ अ फेस्टिवल। इंडिया में जो वेडिंग्स होती हैं वो एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट की जाती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्री वेडिंग्स, तो प्री वेडिंग इवेंट्स होते हैं। देन वेडिंग्स में आप डे 1 की बात की जाए तो आपका हल्दी और मेहंदी के फंक्शंस होते हैं, कॉकटेल संगीत होते हैं, ओके। फिर आपके मायरा होते हैं, फिर फेरा एंड रिसेप्शंस होते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वेडिंग फिर पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशंस भी होते हैं। ये कौन सा सेलिब्रेशन होने लगा पोस्ट वेडिंग, ये क्या होता है? तो आशीष एक्चुअली अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक क्लाइंट के लिए काम किया, काफ़ी अच्छा ग्रैंड वेडिंग था, एंड आफ्टर द सक्सेसफुल वेडिंग दे होस्टेड अगेन अ पार्टी टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द वेडिंग, कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से वेडिंग मतलब कोई फूफा जी नहीं रूठे वेडिंग में या कोई बाराती नाराज नहीं हुआ, मतलब ये वो सक्सेस सेलिब्रेशन है शायद। करेक्ट, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। बिकॉज आज एक फैमिली ऑलमोस्ट आप स्टार्टिंग करें तो 1 साल पहले से वेन्यू सिलेक्शन करना, उसके बाद में उनका वार्डरोब डिज़ाइन, देन कैटरर्स फाइनल करना, फिर आपके डेकोरेटर्स फाइनल करना, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर अ वेडिंग। तो इतना टाइम देने के बाद में जब एक वो मोमेंट आता है और वो जब बहुत अच्छे से प्लान हो जाता है और अच्छे से हो जाता है, तो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, ऑब्वियसली सबको करना चाहिए। पर आप जो बता रहे हो कि इतना अगर लंबा सेलिब्रेशन चल रहा है तो नंबर ऑफ डेज बहुत ज़्यादा होते होंगे। करेक्ट। लेकिन शायद अब ये आप मुझे करेक्ट करिएगा कि सुनने में आ रहा है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो अब वेडिंग 1-2 दिन की होती जा रही हैं, लेकिन आप जो चीज़ें मुझे बता रहे हो वो तो शायद 1 आध हफ्ता लेती होंगी। Correct. या ये 1 हफ्ते में होती है या एक ही दिन में सारी चीज़ कर लेते हैं लोग? जो भी वेडिंग्स हो रही हैं जिसमें मल्टीपल सेलिब्रेशंस होते हैं, दे चूज देयर डेट्स अकॉर्डिंगली, एंड उसके गेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। ओके। है ना, क्योंकि आप एक वेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप फॉर एग्जांपल 1000 गेस्ट का वेडिंग है, तो उसमें आप आपके सारे बिजनेस कलीग्स, फैमिली, स्कूल फ्रेंड्स एंड एवरीबडी यू इनवाइट। बट इन स्मॉल सेलिब्रेशन एक इंटीमेट फैमिली, इंटीमेट फ्रेंड्स का सेलिब्रेशन होता है, उसके वेन्यूज़ डिफरेंट होते हैं, उसके पार्टी के फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं, तो वो आपके गेस्ट के जनरली प्रेफरेंसेस पे काम करता है, बट इट इज़ हैपनिंग वेरी ऑफनली नाउ। मतलब कह सकते हैं एक वीक का सेलिब्रेशन पूरा डिज़ाइन होता है। राइट। अच्छा, ये जब आपने ये बताया कि ये सब चीज़ें करना होती हैं, उसमें आपके कितने इनपुट्स रहते हैं और अब लोग कितना अवेयर हो गए हैं ये चीज़ के लिए? जैसे आपने बताया कि दे कंपेयर विथ कैटलॉग्स, और मतलब अब कैटलॉग्स हो गए हैं, दे कंपेयर इट विद अदर्स सेलिब्रेशन, कि भाई मैं अपने फ्रेंड की ऐसी वेडिंग में गया था तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हुई थी। तो कितना इनपुट एज अ
वेडिंग प्लानर आपका होता है और कितना मेंटली लोग पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये तो करना ही है शादी में? देखो जैसे कि हम लोग अभी ऑलमोस्ट 100+ वेडिंग्स कर चुके हैं, लग्जरी वेडिंग्स। सो जो हम लोग लग्जरी वेडिंग, अब ये पहले तो ये बताओ कि लग्जरी वेडिंग क्या होती है? मतलब वेडिंग तो वेडिंग ही होती है, अब इसमें लग्जरी और इकोनॉमी, मतलब ये क्या टर्मिनोलॉजी है? लग्जरी वेडिंग क्या होता है ये? लग्जरी वेडिंग इज़ बेसिकली इट गोज़ विथ ऑल द डिटेल्स ओके and expensive things keep in the decor and the artist and it goes with lot many things. ओके Yeah, so like big budgeted weddings and with the proper detailings are luxury weddings. Yes, less crowd, ओके that is called luxury weddings. ओके So starting from booking the event planner, हम लोग उनको बेस्ट वेन्यू सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस कि उनकी क्या चॉइसेस हैं। ओके तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन इट गोज़ विद the decor and the artist planning and their RSVP Okay. and guest invite, everything come under one roof. So we work as a one place solution for the weddings. कि आज कोई गेस्ट आया है तो उसको कहीं और बात नहीं करनी है, सब लोग मैनेज कर लेते थे। आजकल फैमिली स्मॉल हो गई हैं और प्लानर्स की नीड इसलिए होती है बिकॉज दे आर लॉट मेनी डिटेलिंग्स नाउ इन वेडिंग्स। तो इतने सारे वेंडर्स को मैनेज करना, बुक करना और एक बजट में सेट करना, तो वो एक चैलेंज है। तो उसको फिलफिल करने के लिए एक इवेंट प्लानर इज़ वेरी नीडेड। मतलब कई बार क्या क्या इनोवेशंस हो गई, वो भी एक कॉमन जो वेडिंग होस्ट करने जा रहा है उसे नहीं पता होती है, और बट एज अ प्लानर आपको वो सारी चीज़ें पता होती हैं। तो अभी इतना एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इंदौर की इस वेडिंग में, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है बजट कंस्ट्रेंट, सेकंड चैलेंज होता है एक्सेप्टेबिलिटी, थर्ड चैलेंज होता है कि करने की तो हम सब कुछ सोच रहे हैं लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती सिटी में। जैसे आपने बताया कि बहुत से बाहर से भी हमें अरेंज करना पड़ता है। तो अब वो क्या क्या बोलेंगे, दोनों साइड से बोलेंगे, क्या क्या चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे हो और क्या क्या पॉजिटिव साइड्स अब आप देख रहे हो इंदौर की इस पर्टिकुलर वेडिंग इंडस्ट्री में? मैं बात करूं वेडिंग इंडस्ट्री की तो ऑलमोस्ट अभी लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाई एक्सपेक्टेशन हो गए। यस, सो हाई एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं और कई बार क्या होता है कि आप अवेयर नहीं होते हैं कि आप जो मांग रहे हैं व्हाट इज़ दैट, उसका क्या कॉस्ट जाने वाला है। सो वो आप एक अपने मन में बना लेते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू बजट तो वो चीज़ें फिर आपकी पॉसिबल नहीं हो पाती कई बार। पर्टिकुलरली इंदौर में अब जो हम सीन देख रहे हैं कि एक वेडिंग इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, बन रही है वो, लेकिन जब भी कोई इंडस्ट्री बनती है तो चैलेंजेस बहुत होते हैं क्योंकि वो शायद प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाता है जो एज अ प्लानर आप एक्सपेक्ट करते हो, वेंडर से भी करते हो, कई बार वेन्यूज़ और इन सब चीज़ों से करते हैं, क्योंकि सभी लोग अभी एक लर्निंग फेज में, ऐसी कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती नहीं थी लेकिन अब बन रही है। तो एज अ प्लानर क्या वो चैलेंजेस हर साइड से आपको फेस करने होते हैं, चाहे वो आपके क्लाइंट साइड से हो, क्योंकि उनके लिए भी एक नया है, क्योंकि उनके लिए भी एक लाइफ टाइम इवेंट है तो पहली बार हो रहा है, उन्हें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। सेकंड, जब वेंडर साइड से हम बात करते हैं तो वेडिंग सीज़न ही ऐसा होता है कि भाई 2 महीने में सबको कमाना है और मल्टीपल वेडिंग्स लेके रखते हैं वो, तो कैसे सिंक होती हैं चीज़ें। तीसरा, अगर हम देखें तो वेन्यूज़ भी इंदौर में पर्टिकुलरली लिमिटेड हैं, तो वो चैलेंजेस भी होते होंगे कि यार एक ही वेन्यू पे अभी शादी हो रही, फिर शादी है, फिर शादी है, तो टाइमली एग्जीक्यूशन कई बार नहीं हो पाता है। तो डिफरेंट फील्ड्स के क्या क्या चैलेंजेस एज अ वेडिंग प्लानर फेस करते हो आप दिन भर में? राइट, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है बिकॉज ये फील्ड ही बहुत चैलेंजेस से भरी हुई है। तो जैसे हम कोई वेडिंग करते हैं तो वी मेक श्योर कि जो हमारे वेंडर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हों और रिनाउंड वेंडर्स के साथ में ही हम लोग काम करते हैं। ओके। कई बार होता है कि क्योंकि कंपटीशन काफ़ी होता है, हर फील्ड में होता है, तो उसको लेके कम में काम करने के लिए कई लोग नए वेंडर्स भी हर जगह बनते हैं, तो वो क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते हैं और चूंकि उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है काफ़ी इस फील्ड में, तो टाइमली एक टाइमलाइन में फिनिश करना और उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए काम करना सबके बस का नहीं होता है, बिकॉज़ काफ़ी सालों का एक एक्सपीरियंस होता है जिसके बाद ही कोई एक वेडिंग डेकोर या एक वेडिंग पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में
और हेल्प कर शायद पाता है। एक्सपीरियंस के साथ वो टीम वर्क का एक सिंक्रोनाइजेशन भी होता होगा। जैसे आपने बताया कि 40 वेंडर्स एक साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर वेडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और अनटिल एंड अनलेस वो सिंक नहीं है सारे, मतलब जैसे वरमाला चल रही है भाई SFX डालना है, अब वो SFX वाला क्लियर ही नहीं है कि SFX डालने थे या क्यों नहीं मिला कि भाई डालने थे, तो हो सकता है वरमाला हो गई उसके बाद SFX आ रहा है, तो आपको इस माइनर से भी डिटेल शायद रखनी होती होंगी, या मतलब खाने में नमक, ये मतलब सारी चीज़ें ध्यान तो रखनी पड़ती होंगी। राइट। तो आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ कि व्हेन वी डू अ वेडिंग, हमारी जो एक पूरी 15-20 इवेंट मैनेजर्स की पूरी टीम काम करती है। ओके तो उस वेडिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए वो एक टीम काम करती है जो कि उस प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में उस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग वेडिंग के सारी चीज़ें लाइन अप करके और उसको कंप्लीट करते हैं। ओके तो फॉर एग्जांपल F&B में हमारी एक टीम होती है जो कि क्लाइंट ने तो एक कैटर के साथ में डील कर ली है कि उनको ये आइटम्स हमारी वेडिंग में रखने हैं, बट क्या वो सही आइटम्स हैं जो आपकी बात हुई थी, क्या वो गरम सर्व हो रहे हैं, क्या उसका फूड टेस्टिंग हुआ है, क्या प्लेट काउंट्स हुए हैं। अच्छा, फूड टेस्टिंग भी होती फिर यस, ओके तो वो सब हमारी टीम मैनेज करती हैं। आफ्टर दैट डेकोर को जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें टाइमली और उस मैनर में हो, उसको देखने के लिए एक टीम होती है हमारी। आर्टिस्ट को मैनेज करने के लिए स्पेशल टीम होती है जो उनकी बुकिंग से लेके उनके अराइवल डिपार्चर से लेके उनको टाइमली साउंड चेक कराना और उनको वेन्यू पे ला के और वापस अपने पर्सपेक्टिव वेन्यू पे छोड़ना, ये पूरा मैनेज करती हैं। देन वी हैव अ टीम फॉर हॉस्पिटैलिटी, जिसके अंदर जो भी होटल में गेस्ट स्टे कर रहे हैं, यस, उनका प्रॉपर्ली फॉलोअप, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो उनको आंसर करना है, उनको टाइमली इन्फॉर्म करना है कौन कौन से इवेंट्स कितने टाइम पे हो रहे हैं, वो सारी क्वेरीज मैनेज करने के लिए होटल के साथ में कोऑर्डिनेशन करने के लिए टीम होती है, दैट इज़ अ हॉस्पिटैलिटी टीम। ओके देन अगेन वी हैव मटीरियल टीम। मटीरियल टीम यस, तो मटेरियल क्या होता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं फैमिली में, वेडिंग्स में, उन रिचुअल्स की हम लोग पहले एक लिस्ट ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि समवॉट मोर ओवर तो रिचुअल सबके सेम होते हैं लेकिन कुछ कुछ के अलग भी होते हैं। यस, तो उस पर्टिकुलर रिचुअल में जो भी आइटम्स यूज़ होने वाले हैं वो हमारी टीम उनसे हैंड ओवर ले लेती है और वो इवेंट वाइज हम लोग इन्वेंट्री में अपनी रख लेते हैं। यस, हमारे हैंड ओवर पे आ जाता है। फिर वो फैमिली को कहीं भी उसमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो इवेंट वाइज उनको वहाँ पर मिल जाता है और वहाँ से वापस रिस्पेक्टिव प्लेस पे पहुँच जाता है, उसके बाद उनके घर तक भी पहुँच जाता है। ओके अभी आपने एक आर्टिस्ट वाली बात की कि आर्टिस्ट को भी मैनेज करते हैं, तो और जब अब हम देख रहे हैं कि इंदौर में शायद जो पहले जो होता था कि आर्टिस्ट शायद ही आते थे वेडिंग में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रिनाउंड बड़े बड़े आर्टिस्ट, बॉलीवुड के भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो अभी वो कौन सा लाइनअप इंदौर में लास्ट सीजन आ चुका है और कौन सा लाइनअप इस बार इंदौर में आने वाला है वेडिंग्स में, पर्टिकुलरली वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए? क्योंकि जब हम वो आते हैं और जब वो चले जाते हैं तो खबर आती है कि भाई एक्स आर्टिस्ट इंदौर में आया हुआ था, तो लोगों की क्वेरी रहती शो तो कहीं हुआ ही नहीं, तो वो फिर समझ में आता है वो वेडिंग में परफॉर्म करने आया था। वो क्या बन चुका है इंदौर का ट्रेंड कि जब लास्ट एक सीज़न पूरा निकला है तो कौन कौन से किस लेवल के इंदौर में आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं अब? देखिए, इंदौर में ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो परफॉर्म करके नहीं गया हो वेडिंग्स इन में। वेडिंग्स यस, ओके और इंदौर की वेडिंग्स पूरे इंडिया में बहुत ही लग्जरी वेडिंग्स होती हैं, ग्रैंड वेडिंग्स होती हैं। इंदौर की वेडिंग्स पूरे इंडिया में फेमस हैं, आप बोलेंगे तो, क्योंकि इंदौर का जो स्केल है वेडिंग्स का वो काफ़ी अभी अप हो चुका है, इम्प्रूव्ड। और आप आर्टिस्ट की बात करें तो मिक्का सिंह, सलीम सुलेमान और काफ़ी बड़े सिंगर्स आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ओके और वेडिंग्स में इट इज़ अ कॉमन थिंग, बादशाह परफॉर्म करते हैं यहाँ पर आकर। तो इट इज़ अ कॉमन थिंग नाउ। एक एवरेज वेडिंग में 10 लाख रुपए तक के आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं फॉर पर्टिकुलर इवेंट, और उससे बड़ी वेडिंग्स में अप टू 50-60 लाख 70 लाख तक के आर्टिस्ट आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट इज़ अ बिग नंबर। ओके और इंदौर के जो क्लाइंट्स हैं वो उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, और उनको सबसे ट्रेंडिंग चीज़ें जो इंडिया में चल रही हैं, वर्ल्ड में चल रही हैं, वो चाहिए होती हैं। तो इट इज़ ग्रोइंग वेरी गुड। मतलब इंदौर, आपकी बातें सुन के ये लग रहा है कि इंदौर इज़ मतलब गोइंग वेरी फास्ट। जैसे रियल एस्टेट में हम बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हो चाहे लाइफस्टाइल हो, वैसे वेडिंग में भी सेलिब्रेशंस काफ़ी अपस्केल हो रहे हैं, है ना? राइट। और आपने एक आर्टिस्ट की बात करी, जब मैं कोई लास्ट एक वेडिंग अटेंड की थी शायद मैंने, तो वहाँ का जो सेटअप शायद महिला संगीत का था वो, तो
तो वो जो सेटअप मैंने देखा था वो किसी अवार्ड सेरेमनी से मुझे कम नहीं लग रहा था। तो ये क्या एक नई इनोवेशन आ गई है इंदौर में, मतलब जो संगीत के सेटअप्स, पर्टिकुलरली संगीत के जो होते हैं एकदम फुल लाइट्स, एलईडीज, मतलब इतना सारा तामझाम तो शायद नॉर्मल इवेंट्स में भी नहीं होता है। तो ये कैसे इंदौर इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि यार संगीत भी ग्रैंड होना चाहिए। संगीत मतलब एक छोटा सा फंक्शन हुआ करता था और उसको खासकर महिला संगीत बोला जाता था, जहाँ शायद 20-25 फैमिली की महिलाएं आपस में इकट्ठा होती थी और वो जो भी एक गाना बजाना कर लेती थी। लेकिन आज के जो महिला संगीत को हम देखते हैं तो इट हैज़ बिकम मोर ओवर अ फैमिली सेलिब्रेशन, जहाँ परफॉर्मेंस कई दिनों तक प्रैक्टिस की जाती हैं। स्टेज जो होता है वो एक ग्रैंड होता है, मतलब बोलेंगे एक प्रॉपर इवेंट स्टेज होता है। तो ये महिला संगीत को लेके क्या अब चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन एज अ प्लानर आप देख रहे हो? आशीष, जो संगीत की हम बात कर रहे हैं, अभी संगीत में जो पूरा टेक ओवर है वो कोरियोग्राफर्स को हम लोग दे देते हैं। ओके। तो कोरियोग्राफर्स कपल की एंट्रीज, ओके, उनको डांस सिखाने से लेकर और पूरा स्टोरी लाइन बनाते हैं। एंड इट हैज़ बिकम वेरी ट्रेंडिंग नाउ। एवरी गुड वेडिंग हैज़ अ कोरियोग्राफर जो कि वेडिंग के संगीत को पूरा कोरियोग्राफ करते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड और विद द स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग इट इज़ प्लान्ड। सो लाइक इट इज़ ग्रोइंग दैट वे और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और काफ़ी यंग टैलेंट इंदौर का बाहर आ रहा है जो कि काम कर रहा है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि इंदौर के वेंडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड काम कर रहे हैं। मेरे को कई बार ये भी लगता है कि आजकल शायद संगीत का बजट ज़्यादा हो गया है वेडिंग वाले दिन से, ऐसा भी है क्या कुछ? मतलब संगीत ऑल टुगेदर एक ग्लैमर बन चुका है किसी भी वेडिंग का। वो एक बोलेंगे ना, जैसे हमारी पिक्चर में अच्छे कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो फॉरेन लोकेशन पे शूट्स होते हैं और वही उस पिक्चर की जान होते हैं। जो पिक्चर तो निकल जाती है लेकिन वो जो संगीत होता है वो हमें हमारे कानों में हर दिन गूंजता है। तो संगीत भी मोर ओवर शायद अब एक्सपेंसिव होता जा रहा है क्या इंदौर का? यस, बिकॉज संगीत इज़ अ नाइट ऑफ सेलिब्रेशन जो वेडिंग, एंड दैट टू विद म्यूजिक। यस, एंड वेडिंग का जो एक मेन डे होता है उसको हम संगीत बोल सकते हैं। और संगीत विद कॉकटेल बहुत ट्रेंडिंग है अभी। तो क्लाइंट बड़े आर्टिस्ट बुलाते हैं एंड बहुत ग्लैमर होता है, डांस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाला मोड जो होता है वो संगीत में ही होता है। तो क्लाइंट चाहते हैं कि ये इवेंट हमारा ग्रैंड हो। तो यस, वेडिंग में जो ज़्यादा खर्चा होता है वो कई बार संगीत में ज़्यादा होता है। ओके, ये तो रही सेलिब्रेशंस की। आपने बताया कि भी इंदौर इम्प्रूव कर रहा है, पर मैं जो देखता हूँ कि इंदौर शायद अब डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी जाता है। अब मुझे वो जाते हैं उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली मोदी जी ने शायद लास्ट ईयर ही एक वर्ड कॉइन किया था, वेड इन इंडिया। करेक्ट। तो क्या अभी कोई ऐसा हमारे एमपी में पर्टिकुलरली ऐसा कोई सीन है कि हमारे यहाँ लोग वेडिंग्स के लिए आ रहे हो? मतलब बोल सकते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इंदौर से तो लोग बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं जाते होंगे, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं बॉलीवुड काफ़ी एमपी में आता है शूट्स के लिए, पर्टिकुलरली इंदौर में भी आता है। तो अभी उस चीज़ में, उस इकोसिस्टम में इंदौर कहाँ स्टैंड करता है या एमपी कहाँ स्टैंड करता है? ये जो वेडिंग टूरिज़्म जिसे बोलते हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग बोलते हैं, तो उसमें कहीं हम अभी स्टैंड करते हैं एमपी और इंदौर? राइट। सो एज पर माई नॉलेज मिस्टर किशन रेड्डी जो हमारे कल्चरल एंड टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगस्त 2023 में ये इनिशिएटिव लाया था कि वेडिंग टूरिज़्म होना चाहिए एमपी में, इंडिया में। सो इट इज़ एवरीवेयर इन ऑल स्टेट्स। तो उसमें ऐसा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया आएंगे, इंडिया की वेडिंग्स दे कैन एंजॉय एंड दे पे फॉर इट। ओके, हाँ, सो वी हैव अ पोर्टल जिसपे फॉरेनर्स आके पूरा हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा। और उसके बाद में दे कैन टेक अ पार्ट इन अ वेडिंग आफ्टर द अप्रूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। इससे ये हो रहा है कि जिस भी कंट्री से गेस्ट आ रहे हैं और वो वेडिंग एंजॉय कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ द वेडिंग एंड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ इंडिया, जिससे कि हम लोग ये प्रमोट करना चाहते हैं कि आप इंडिया में आके वेडिंग्स कीजिए। ओके, सो दैट इज़ देयर। अगेन इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में ऑलरेडी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, बिकॉज इंदौर के वेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं, जो सिलेक्टेड वेन्यूज़ हैं उनकी वो वैसे भी हाईली डिमांड्स में रहते हैं। एक लिस्ट पूछूं कि इंदौर में कहाँ कहाँ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, तो इंदौर की बात की जाए तो
आप मान के चलें आपका गोल्डन लीव्स इज़ अ वेरी गुड वेन्यू, शेरेटन ग्रैंड इज़ अ वेरी गुड वेन्यू, वैसे ही द पार्क इज़ अ वेरी गुड वेन्यू, ओके, ब्रिलियंट कन्वेंशन इज़ अ वेरी गुड वेन्यू। तो यहाँ पर क्योंकि लार्ज रूम्स भी हैं, बिग वेन्यूज़ हैं, गुड हाइट के बैंक्वेट्स हैं, ओके, लार्ज आपके लॉन्स हैं, ओके, और इतने बड़े स्केल के होटल्स विद अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है विद गुड फूड। ऑब्वियसली इंदौर तो फूड के लिए जाना जाता है, तो वो बहुत रेयर है। तो इंदौर काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है लोग। और कमिंग ईयर्स में कुछ होटल्स भी इंदौर में और आ रही हैं और आनी चाहिए, क्योंकि इंदौर एक सेंटर ऑफ इंडिया भी है। तो आसपास के स्टेट्स जब भी कुछ प्लान करती हैं, क्योंकि हम लोग प्लान करते हैं तो हम लोग उदयपुर जाना चाहते हैं, या हम गोवा जाना चाहते हैं, या हम पुष्कर जाना चाहते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के जो आसपास के सिटीज़ हैं उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। वो इंदौर आके वेडिंग इंदौर आके वेडिंग करते हैं। ओके। और जैसे अभी रिसेंट हमने एक वेडिंग की थी जिसमें नासिक और औरंगाबाद के फैमिलीज़ थी, उन्होंने इंदौर आके शादी की। मतलब ये तो अमेज्ड हूँ मैं, मतलब मुझे तो आज तक यही लगता है कि लोग यहाँ से डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए जा रहे हैं गोवा, जोधपुर और इधर, राइट। लेकिन आपने बताया कि नासिक से लोग इंदौर आ रहे हैं वेडिंग के लिए, तो इनफैक्ट मुंबई दिल्ली और आसपास के और भी सिटीज़ से गेस्ट आके इंदौर में वेडिंग्स कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इंदौर, यस, इंदौर के जो वेडिंग्स के एक्सपेंसेस हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ अभी उसका एक रीज़न मैं ये भी बोलूँगा कि इंदौर का अभी जो क्लाइमेट हो जाता है वेडिंग्स में पर्टिकुलरली, वो एक प्लीजेंट होता है। वेरेज अब जब आप मुंबई की और बात करोगे तो मुंबई में अभी भी ह्यूमिड होता है, गर्मी होती है। वेरेज आप दिल्ली की बात करोगे तो फिर वो वहाँ ठंड कड़ाके की होती। लेकिन पर्टिकुलरली हमारा इंदौर ऐसा है कि प्लीजेंट है वो, ना ठंड ना गर्मी, तो एंजॉय कर पाते और खाना भी खा पाते हैं हम डबल। तो देव, जैसा भी आपने बताया कि इंदौर में लोग अब डेस्टिनेशन वेडिंग प्रेफर कर रहे हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि एमपी में भी आसपास हमारे पास कल्चरल साइट्स बहुत हैं जहाँ पर ये वेडिंग्स होनी चाहिए, या हो भी रही होंगी, मुझे नहीं पता। तो एमपी में क्या क्या वो डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर अब वेडिंग्स होने लगी हैं? आशीष, उज्जैन इज़ ग्रोइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग्स। ओके। उज्जैन में भी कुछ अच्छे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही हैं। फिर आप बात करें ओरछा, बहुत अच्छा हो रहा है। भोपाल में भी आफ्टर ताज काफ़ी वेडिंग्स हो रही हैं। तो ओवरऑल एमपी में खजुराहो है, इंदौर है, मांडव में अभी वन वेरी गुड प्रोजेक्ट इज़ कमिंग अप, जनवरी से वहाँ पे वेडिंग स्टार्ट होने वाली हैं। आपकी इस बार है मांडव में? यस, मांडव में देयर इज़ वन गुड प्रॉपर्टीज़ कमिंग अप। ओके। तो वहाँ पे भी अभी वेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मांडव और ऐसी जगहों पे अच्छे वेन्यूज़ और आने चाहिए, जिससे कि और एमपी का बिजनेस इन वेडिंग्स और ग्रो हो। अच्छा, ये डेस्टिनेशन वेडिंग की जब हम बात करते तो पर्टिकुलरली लॉजिस्टिक बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, तो कितना वो कंफर्टेबल होता है एक सिटी में वेडिंग को मैनेज करना, या कितना वो डिसकम्फर्ट होता है एक डेस्टिनेशन पे वेडिंग मैनेज करना? क्योंकि वहाँ शायद रिसोर्सेज उतनी एक्सेस में अवेलेबल नहीं होती, वी नीड टू क्रिएट देम। तो आप एज ए प्लानर उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? सी, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कनेक्टिविटी। ओके। इफ़ द कनेक्टिविटी इज़ गुड तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं, बिकॉज एवरी डेस्टिनेशन हैज़ देयर ओन वेंडर्स और देयर ओन प्लानर्स एंड एवरीबडी। तो वहाँ पे हमको ऐसे इश्यूज़ नहीं आते हैं। जनरली मोस्टली चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हम बात करें उदयपुर की या जयपुर की या फिर ऐसी सिटीज़ की जो ऑलरेडी एक वेडिंग हब हैं, तो वहाँ पे हमको चैलेंजेस नहीं है। बट यदि हम छोटे सिटीज़ की बात करें जहाँ पर रिसोर्सेज की इश्यूज़ होते हैं या जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ थोड़े चैलेंजेस होते हैं गेस्ट को लेके जाना और लेके आना, और थोड़ा सा टायर यस, तो वो थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे चैलेंजेस होने पर हम लोग पहले से उसको रेक्टिफाई करके फिर हमारी या नियर बाय सिटीज़ से हम लोग प्लान करके बैकअप प्लान होते हैं उस चीज़ के लिए भी। ओके। जैसे हम लोगों ने रिसेंटली अभी इंदौर से नासिक जाकर वेडिंग की थी, तो वहाँ पे नासिक में काफ़ी रिसोर्सेज की इश्यूज थे। इंदौर में रहते हुए हम लोग यहाँ से अदर सिटीज़ में भी प्लान करते हैं वेडिंग्स, क्योंकि कई बार आसपास की सिटीज़ में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो दे कॉल प्लानर्स फ्रॉम इंदौर। तो हम लोग यहाँ से पूरे सेटअप्स लेके जाते हैं एंड वी ऑर्गेनाइज द वेडिंग देयर इटसेल्फ। मैं आपके आसपास के टाउन्स की बात कर रहा हूँ, तो दैट ऑल्सो हैपन्स। और अच्छा, जब हम लोकली वेडिंग प्लान करते हैं और जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाके वेडिंग प्लान करते हैं, तो ओवरऑल बजट में कितना डिफरेंस हो जाता है?
मतलब कितना वो 10x हो जाता है या 10x होता है या 5x होता है या 2x होता है, मतलब कितना इंक्रीज हो जाता है? देखो ऑब्वियसली जितनी भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं उसमें जो ब्राइड एंड ग्रूम की फैमिलीज होती हैं वो ही उनके ट्रैवल का भी एक्सपेंस बेयर करते हैं। दिस इज़ द ट्रेंड राइट नाउ कि आपको मैंने इनवाइट किया है अपनी वेडिंग में तो मैं ही आपके एक्सपेंसेस बेयर कर रहा हूँ, आपके ट्रैवल से रिलेटेड, आपके अकोमोडेशन से रिलेटेड। तो एक वो एक्सपेंस ऐड होता है बाहर की वेडिंग्स में। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि गेस्ट कम होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस भी हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर प्लानिंग ए डेस्टिनेशन वेडिंग तो एक कम गैदरिंग वाला अफेयर होता है। तो अच्छा, लिमिटेड लोग होते होंगे डेस्टिनेशन Around वेडिंग में, 200, जैसे हमारे यहाँ 300 की भाई 1000 लोगों को बुला लेते हैं, Yes. 1200 लोगों को बुला लेते हैं। तो जब व्हेन इट कम टू डेस्टिनेशन वेडिंग तो वो शायद नंबर्स ऑफ गेस्ट कम हो जाते होंगे। yes 200 to 300 guests come for a Max. destination wedding. Okay. Yes. और ये वेडिंग्स जो आपने डेस्टिनेशन की बताई, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहती हैं किसी, जैसे अभी बॉलीवुड और इनमें बहुत सारी चल रही हैं। अभी ग्रैंडेस्ट जो वेडिंग हमारे यहाँ हुई है अंबानीज में हुई है, Yes. तो उसको लेके भी कुछ क्वेरीज आती हैं क्या लोगों की कि यार ठीक है डेस्टिनेशन तो ये कर रहे हैं बट ग्रैंडनेस भी ये इस लेवल की होनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। सो मैं आपको और बताऊँ, एक और फॉर्मेट है वेडिंग करने का जो हम लोगों ने भी एक रिसेंट वेडिंग की थी। हमने एक रिसेंट वेडिंग की है जिसमें क्लाइंट के प्राइवेट लैंड पे ओके, जहाँ पे रूम्स भी नहीं थे, मतलब वेन्यू। यस देयर प्राइवेट लैंड ओके एंड वी आर क्रिएटिंग द सेटअप। ओके कुछ 20 दिन से 1 महीना तक काम चलता है सेटअप अच्छा। का। यस एंड दैट इज़ कॉल्ड बिग फैट वेडिंग्स। बिग फैट। बिग फैट। यस। ओके। सो ये बिग फैट वेडिंग्स होती हैं जिसमें 4 से 5 हज़ार लोग आके खाना खा रहे हैं, बड़े ग्रैंड सेटअप्स हैं। Okay. 1 लाख स्क्वायर फीट पर रिसेप्शन हो रहा है, 80,000 स्क्वायर फीट पे संगीत हो रहा है। ओके तो लाइक लार्जर देन लाइफ। ओके तो दैट वेडिंग वी क्रिएटेड, that was again India's biggest Sufi night we created with Sagar Bhatia. Okay. First time in Indore. Okay. And biggest Sufi night of India that was 2 years back. ओके तो वो भी हम लोगों ने किया था। कुछ 150 कॉटेजेस हम लोगों ने प्लान किए थे। Okay. कुछ 4 लाख स्क्वायर फीट पे वो वेडिंग थी। 4 लाख स्क्वायर फीट पे वेडिंग थी। यस। ओके। सो एट द सेम टाइम ऑल द सेटअप्स आर गोइंग ऑन। ऐसे भी इंदौर में शादियाँ होती हैं। और कितने लोगों की टीम डिप्लॉयड थी उस पूरे सेटअप के लिए? मतलब उस पर्टिकुलर वेडिंग में कितने लोगों का मैन पावर यूज हुआ था? आप मान के चले मोर देन 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ उस पर्टिकुलर वेडिंग से। मतलब एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अब इंदौर की वेडिंग इंडस्ट्री कर रही है काफ़ी। यस यस इट इज़ ऑल ओवर द इंडिया एंड वर्ल्ड। वेडिंग इंडस्ट्री से बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होता है पूरे मार्केट में। क्योंकि उससे काफ़ी सारे सेक्टर्स, पूरा इंडिया के बिजनेस के सारे सेक्टर, पूरी इकोनॉमी को ही बूम मिलता है रिलेटेड टू ज्वेलरी, क्लोथिंग, फूड, ऑटोमोबाइल, एवरीथिंग, फूड, लीजर, यस सब कुछ करते हैं। यस। मतलब इट इज़ अ बिग इंडस्ट्री नाउ वेडिंग इज़ अ बिग इंडस्ट्री एंड बहुत अच्छा इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है एंड एवरीबडी लाइक इज़ हैप्पी व्हेन द वेडिंग सीजन इज़ गोइंग ऑन। तो एक अच्छा बूमिंग मार्केट होता है उस टाइम पे। अच्छा देव, बीइंग इनटू टेक इंडस्ट्री, मतलब हम लोग भी एक मीडिया टेक कंपनी है और काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और अब तो वो भी आ गया कि भाई अब वो फ़ोटो एक एक को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम एक लिंक भेजते हैं जिसमें फेस रिकॉग्नाइज होता है और आपको सिर्फ आपकी फ़ोटो मिल जाते हैं। राइट। तो बीइंग एज अ वेडिंग प्लानर, आप कैसे अपने इस पूरे प्रोसेस में, या बोलेंगे प्रोडक्ट्स में, या बोलेंगे सर्विसेज में, टेक को अब इनेबल कर रहे हैं? राइट। सो सबसे पहला एग्जांपल तो यही है कि कुछ सालों पहले हम लोग एक फ़िज़िकल कार्ड जाके दिया करते थे हमारे गेस्ट को कि आपको हमारी वेडिंग में आना है। अब वो ट्रेंड बिल्कुल चला गया है, चेंज हो गया है। नाउ इट इज़ वेरी कॉमन नाउ कि हम लोग व्हाट्सएप करते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे एक वीडियो कार्ड आता है, इमेज कार्ड एक वीडियो कार्ड आता है, एक PDF जाती है वेल डिज़ाइंड एंड फिर क्लाइंट अपने गेस्ट को फ़ोन करते हैं दैट यू आर इनवाइटेड। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ। सो दिस इज़ वन टेक रेवोल्यूशन। मेरे पास 5 आ गए हैं अभी तक। यस। उसके बाद में वी हैव दिस एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं जो कि वेडिंग के लिए। यस, वेडिंग के लिए एप्लीकेशन होती हैं जिसमें RSVP मैनेज होता है, जिसमें आपकी गेस्ट लिस्टिंग मैनेज होती हैं, जिसमें आपके इवेंट्स के नोटिफिकेशंस होते हैं। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच इज़ गोइंग ऑन। और कुछ कुछ मैंने वेबसाइट्स भी देखी हैं वेडिंग्स की, जो लोग अपने आजकल वो चल गया है ना हैशटैग विरिश का, और ये जो दो मतलब ब्राइड एंड ग्रूम के नाम से मिलके एक हैशटैग बन जाता है। सो हैशटैग इज बेसिकली यूज फॉर सोशल मीडिया। व्हेन यू पोस्ट एनी वीडियो और पिक्चर यू यूज द हैशटैग, जिससे कि आपके गेस्ट वो पिक्चर्स सोशल मीडिया पे फाइंड कर पाएँ। देन अगेन एज यू सेड कि जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स होते हैं उनका जो
पूरा डेटा होता है वो एक लिंक पे आ जाता है, एंड आफ्टर स्कैनिंग दैट कोड वो पर्टिकुलर गेस्ट अपने सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस उस वेडिंग के ले सकता है. एंड वन मोर थिंग विच वी आर डूइंग इज लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द वेडिंग. लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द वेयर यू आर गेटिंग इट स्ट्रीम. ये वेडिंग ये रिकॉर्ड होती है बेसिकली. जो गेस्ट नहीं आ पा रहे हैं वो उसको देख पाते हैं. एंड आफ्टर वेडिंग हैपन आप भी अपनी वेडिंग पूरी लाइव देख सकते हैं जो कि सेव हो जाती है. तो आफ्टर सम मंथ्स और ईयर्स व्हेन यू आर वाचिंग योर वेडिंग तो आपको वो पूरा एक आपका वेडिंग लाइव दिख रहा है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था. बिकॉज जब आप एक वेडिंग शूट कराते हैं किसी सिनेमेटोग्राफर से तो वो एक क्रंच होता है, एक वेडिंग का एक समरी होती है, आप पूरी वेडिंग नहीं देख रहे हैं. बट व्हेन यू डू द लाइव स्ट्रीमिंग आपको एक पूरी वेडिंग का मतलब इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आई लव मोर ओवर BTS की प्रोसेस कैसे होता है. फिनिश प्रोडक्ट तो सबको दिखता है, मतलब आप देखोगे तो हम गैर के भी जब लाइव करते हैं तो हम एक उसका पूरा BTS रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये बहुत एफर्ट्स होते हैं उस किसी चीज़ को करने के लिए. तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा जब भी ऐसी कोई वेडिंग आप कर रहे हो या ग्रैंड कर रहे हो तो बिल्कुल मुझे बुलाइएगा. वी विल श्योरली रिकॉर्ड अ BTS दैट हाउ यू पीपल वर्क. श्योर, हमें भी इंसाइट्स मिलेंगे कि भाई इंदौर की वेडिंग इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है क्योंकि 5,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है. और इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी कोई मामूली चीज़ नहीं है. और क्या वो USPs हैं जो देव अपने वेडिंग्स में डाल रहे हैं आज की तारीख में जो शायद अभी लोग सोच भी नहीं पाते हैं या इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए वेडिंग प्लानर यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड कि अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है ऑल इंडिया. वो आपको आपकी वेडिंग्स में हम लोग लेके आ रहे हैं. जैसे कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो वेडिंग्स में नहीं हो रहे हैं, है ना. आप रिपीट कर रहे हैं बार बार जो चीज़ आपके गेस्ट देख चुके हैं तो वो भी है कहीं ना कहीं आपकी वेडिंग में USP क्रिएट नहीं कर पा रहा है. तो एज ए प्लानर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये यूनिक एक्ट्स अपने वेडिंग्स में ऐड कीजिए. यूनिक एंट्रीज हम लोग प्लान कर रहे हैं कमिंग वेडिंग्स में. डेकोर हम लोग कुछ ऐसे प्लान कर रहे हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. तो दिस ऑल द थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन कमिंग वेडिंग्स जो कि अभी हो रही हैं. मतलब डिस्क्लोज नहीं करेगा देव की क्या क्या मैं कर रहा हूँ. मतलब कंपटीशन बहुत है. कंपटीशन जैसे मैंने देखा ज्वेलरी में भी लोग अपनी वो डिजाइन्स नहीं बताते हैं. बुटीक्स में लोग अपने साड़ी और वो जो लहंगा होते हैं उनकी फोटो नहीं क्लिक करने देते हैं. मतलब बाहर लेके नहीं जाना है आपको. तो वैसे देव का भी अभी एक अनडिस्क्लोज चीज़ है लेकिन जो देव लेके आने वाले हैं. राइट गुड. तो ये रही एक डेस्टिनेशन वेडिंग वाली जो डिस्कशन है. अब जो मैं चैलेंजेस बीइंग अ मीडिया पर्सन और बीइंग इनटू कंटेंट इंडस्ट्री मैं जो देख रहा हूँ कि एक तो सोशल मीडिया बहुत कंपटीशन को दे रहा है पर्सनल लेवल पे. अब मैं जो देख रहा हूँ कि वेडिंग्स के जब जैसे जैसे स्किल्स बढ़ रहे हैं कम्युनिटीज़ में भी आपस में कंपटीशन होता जा रहा है. लोगों में भी आजकल कंपटीशन होता जा रहा है कि यार उसकी वेडिंग ऐसी थी तो मैं भी ऐसे ही करूँगा. उसका बजट अलाउ करता है या नहीं करता है, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग. अब वो कैसी होती है ना, ज़िद वाली बात हो जाती है कभी कभी. और जब दो लोग शादी करते हैं मतलब होता है ना ब्राइड और ग्रूम, और उन्हें उस कंडीशन से ज़्यादातर कुछ लेना देना नहीं होता है कि पापा शादी तो ग्रैंड होना चाहिए. अब पापा अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं वो डेट इज़ अनदर थिंग. तो ऐसी कोई चैलेंजेस एज अ वेडिंग प्लानर आप देखते हो अभी पर्टिकुलरली इंदौर में कि ऐसे कोई लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके या बजट एग्जीक्यूट करके कि जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे वो कर रहे हैं? क्योंकि वो आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कई बार क्योंकि जो वेडिंग होती है ना उसके पेमेंट्स काफ़ी डिलेड भी होते हैं. तो उससे आपको थोड़ा तो समझ में आ जाता होगा कि यार ये कैश क्रंच हुआ इस वेडिंग में या ये ओवर बजटेड चली गई है. देख वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे लेकिन कर लिए. तो एक परसेंटेज आपको क्लियर होता है कि यार ऐसे 10 वेडिंग करी तो 9 के पेमेंट या 7 के पेमेंट टाइमली हो गए, 3 अटक गए. तो हम मान सकते हैं कि 30% बजट का कुछ इशू हुआ है. तो ऐसा आप देख रहे हो अभी ऐसी कंपटीशन विद इन द कम्युनिटी और विद इन द पीपल? ऑब्वियसली ये हो रहा है. और मेरा एक ही सजेशन रहेगा जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि आप इस दुनिया की भागदौड़ में और इस कंपटीशन में ना जाएं. सबसे पहले आप एक प्लानर हायर करें जिस पे भी आपको ट्रस्ट है और जो एक रिनाउंड प्लानर है उसको आप अपना बजट बताइए. ओके कि आपका एक XYZ बजट है पूरी वेडिंग का, एंड नाउ लेट हिम प्लान एवरीथिंग. ठीक है, बिकॉज ही इज़ द एक्सपर्ट ऑफ प्लानिंग द वेडिंग.
कई बार क्या होता है कि क्लाइंट खुद से ही सब कुछ करना चाहते हैं, कैटरर भी मैं खुद कर लूँगा, वेन्यू भी मैं खुद कर लूँगा, और सारे वेंडर्स को वो खुद ही फ्रीज करना चाहते हैं, और एंड में वो प्लानर के पास आते हैं कि अभी हमने सब कर लिया, अब आप वेडिंग हमारी मैनेज कर दीजिए। ओके। उस कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि उनको नहीं पता होता, अच्छा काफ़ी सारी चीज़ें वो मिस भी कर देते हैं। ओके। क्योंकि आजकल वेडिंग्स में हर सेक्टर्स क्लाइंट को नहीं पता होते हैं, बट जब वो उसके क्लोज आते हैं वेडिंग के, तब उनको पता होता है कि यार ये चीज़ें मिस हो गई हैं। ओके। तो फिर वो एक्सपेंसेस उनको ओवरहेड में चले जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पड़ता है उस चीज़ का। यस, तो वो एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज बना हुआ है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप एक प्लानर हायर कीजिए और उसको अपना एक बजट फ्रैंकली बताइए कि आपका ये बजट है, लेट हिम प्लान योर वेडिंग, एंड आई बिलीव कि कोई अच्छा प्लानर होगा तो वो एक बहुत ही अच्छी वेडिंग आपको क्रिएट करके दे सकता है। वो पर्टिकुलरली वो बैंड बाजा बारात वाला हम एक उसमें सीन डाल सकते हैं कि उन्होंने कैसे एक मिनिमम कम बजट में एक अच्छी वेडिंग करके दी थी। और शायद वो उस पिक्चर का क्रक्स भी यही था कि वेडिंग भी कम बजट में भी अच्छी की जा सकती है, बजाय आप किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, आपका जो बजट है बस उसको एक्सेप्ट करें और वैसी वेडिंग प्लान की जा सकती है। अगर आपने ये अभी बीच में कैटर वाली बात लेके आए आप, तो अब मैं जो देखता हूँ कि जो वेडिंग्स हैं हमारे कि नो डाउट ग्लैमराइज हो रही हैं, नो डाउट स्केल पे जा रही हैं। अब इसका जो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है खाना लोगों को सबको पसंद भी आ जाए और वो तारीफ़ भी करते हैं कि भाई वहाँ उस शादी में मैंने ऐसा अच्छा खाना खाया था। लेकिन खाने के साथ कोई ये नहीं बताता कि उस खाने में मैंने इतना खाना वेस्ट किया था या मैंने इतना प्लेट में लेने के बाद उसको डंप कर दिया था। तो एक ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए हमारे पीएम साहब ने भी एड्रेस किया था कि जो शादियों में जो खाने का वेस्ट होता है, मतलब उसको कैसे एज अ प्लानर आप क्या स्टेप्स लेते हो कि यार ये चीज़ मेरे पर्टिकुलर वेडिंग्स में कम हो, या एज अ कम्युनिटी आपको लगता है कि ये स्टेप्स या ये चेक्स होने चाहिए ताकि मतलब वो फूड का वेस्ट अननेसेसरी, जब हम ऐसे देश में रहते हैं कि आज भी कई लोग भूखे सोते हैं, लेकिन वेडिंग में जब बात आती है तो बहुत वेस्ट होता है। तो उसके लिए देव के पास क्या वो चेक्स रहते हैं अपने क्लाइंट के लिए? राइट, सो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया कि खाना काफ़ी वेस्ट जा रहा है शादियों में। तो इसके लिए हम एज अ प्लानर ये प्लान करते हैं कि आपकी वेडिंग में जो भी गेस्ट आ रहे हैं, आप ट्राई कीजिए कि आप उनसे RSVP लें, सो दैट कि आप अपने कैटरर को एक एग्जैक्ट नंबर बता पाएँ कि मेरी वेडिंग में 2000 लोग नहीं आ रहे हैं, अब 1200 लोग ही आ रहे हैं, तो वो 800 लोगों का खाना वेस्ट ना हो। तो वो नंबर आपको क्रॉस चेक करने के लिए यू शुड डू RSVP कि आप इस वेडिंग में इन्वाइटेड हैं, कि आप आ रहे हैं वेडिंग में या नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको एक परसेंटेज ज़रूर मिल जाता है कि आप अपना प्लेट्स डाउन कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेट डाउन कर सकते हैं। तो वो बल्क में हमारा कॉस्ट सेव भी होता है। दिस इज़ वन वे, दिस इज़ वन वे। और उसके अलावा यदि आपका फिर भी खाना वेस्ट हो रहा है तो यू शुड कम अप गो विद सम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फूड को लेके और कहीं बांट रहे हैं या उसको अलग तरीके से कहीं यूज़ कर रहे हैं। तो वो इंदौर में जैसे रॉबिन हुड करके एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइप के फूड को लेती है। तो ये हमको करना चाहिए। पर्टिकुलरली जैसे आपने बताया 15-20 हज़ार वेडिंग होती हैं, पर मुझे नहीं लगता इंदौर में इतनी स्केल में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप होंगे जो उस बचे हुए खाने को ले पाते होंगे। बिल्कुल नहीं है। तो मतलब मेरा बस सोचना ऐसा है कि जब हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो एक हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कुछ चेक रखें उस चीज़ पे। तो मैं ये आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इसमें कुछ एक इनोवेशन लाइए, या कि कैसे इस चीज़ को हम अवेयरनेस को, जब वेडिंग होती है बाकायदा हम हर चीज़ का लिख ही रहे हैं, हर चीज़ को डाल रहे हैं, मेन्यू में भी डाल रहे हैं या हर चीज़ में, तो इसको भी अब वो कैसे वे आउट हो सकता है कि जब हम इनवाइट कर रहे हैं तो उसके साथ एक कार्ड और अटैच कर दें कि भाई वी नीड टू सेव फूड, राइट। तो वो एक मैसेज भी जाएगा। तो उसके लिए मतलब ये मेरा सजेशन है जो मैं देखता हूँ एज अ पर्सन कि ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं भी सारे प्लानर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी वेडिंग्स कर रहे हैं, या मैं गेस्ट को कहना चाहता हूँ, क्लाइंट्स को कहना चाहता हूँ, आप जो भी वेडिंग्स कर रहे हैं उसमें ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि खाना वेस्ट ना हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग विद नोबडी, ना वेस्ट हो रहा है। तो अब जैसे आप इतना पूरा हमारा एक कन्वर्सेशन हुआ और सब कुछ वेडिंग के अराउंड ही हुआ, तो अब तो मुझे पक्का समझ में आ गया कि एक इंडस्ट्री बन चुकी है। राइट। और आप जैसे वेडिंग प्लानर्स भी हैं। अब होता है ना, एक हर इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो कई और लोग उस इंडस्ट्री के पार्ट बनना चाहते हैं। जैसे आप वेडिंग प्लानर हैं, कई और बनना भी चाह रहे होंगे। तो
अगर इसको कोई एज अ कैरियर लेना चाहता है तो इसका कोई इंस्टीट्यूट है या कोई प्रोसेस है? जैसे हर चीज़ का होता है कुछ ना कुछ, एक वे आउट होता है कि यार इस इंडस्ट्री में आने का ये एक रास्ता है। तो अगर किसी को वेडिंग प्लानर बनना है तो क्या वो राइट प्रोसेस होगा? ओके, सो जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, आई वुड से एज अ ऑनर ऑफ बिग शॉट एंटरटेनमेंट्स, हम लोग जो काम करते हैं ऑलमोस्ट सारी वेडिंग्स में हम लोग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। सो दिस इज़ वन वे, यू शुड गो विद अ कंपनी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनके साथ में काम करिए, काम सीखिए, एंड आफ्टर सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन स्टार्ट योर ओन थिंग। और वेडिंग्स में भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, तो देन यू कैन चूज़ ऑल्सो कि आपको किस में जाना है। ओके, तो दे आर सेक्टर इन वेडिंग में कैसे सेक्टर्स हैं? wedding management is a different part. Okay. And in wedding there are lot many sectors like decor is there, catering is there, light and sound is there, choreography is there. तो आपका कहाँ इंटरेस्ट है? आपको आर्टिस्ट मैनेजमेंट करना है, आपको क्या करना है? तो वो आफ्टर सम एक्सपीरियंस एंड अटेंडिंग द वेडिंग्स एंड वर्किंग फॉर अ वेडिंग, वो आपको समझ में आता है। तो आप अपना एक सिलेक्ट कर सकते हैं सेक्टर कि आपको किस में काम करना है, या फिर आप एज ए प्लानर काम कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, टू मैनेज ऑल द वेंडर्स इन अ वेडिंग एंड मेकिंग इट सक्सेसफुल। ये रही एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन जो वेडिंग को लेके थी, लेकिन अब चूंकि एक सीज़न शुरू हो रहा है, राइट, और स्टकनेस मुझे इससे समझ में आ गई कि आपको कल आना था शूट के लेकिन आप आ जाए। अब ओवरलोड होगा काम का, राइट, स्ट्रेस भी होगा, क्योंकि वेडिंग ऐसा मोमेंट है, मोमेंट मिस इट्स ऑल गोन, मतलब हम वापस ही नहीं करवा सकते हैं कुछ भी चीज़ें। तो बीइंग अ प्लानर और बीइंग अ टीम लीडर, आप पर्सनली कैसे इस पूरे 3 महीने 4 महीने को प्रोसेस करते हैं, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं? कि होता होगा ना 3 महीने तो यार घर ही नहीं जा पाऊंगा मैं, 3 महीने तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्टकनेस होती है, एक वेडिंग खत्म हुई तो दूसरी शुरू, दूसरी हुई तो तीसरी शुरू। तो एज अ पर्सन आप इस 4 महीने को, इस एग्जर्शन को कैसे डील करते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इवेंट इंडस्ट्री है, दैट इज़ द मोस्ट स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट एंटरटेनिंग ऑल्सो। मतलब एंटरटेनिंग वो क्लाइंट्स के लिए है, यूजर्स के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइजर के लिए हमेशा वो स्ट्रेसफुल है। क्योंकि हम लोग भी अब इवेंट कर रहे हैं, जैसे गरबा इवेंट जब करते हैं तो मैं 3 दिन पर्टिकुलरली होटल में ही रुकता हूँ, मैं घर ही नहीं जाता हूँ। तो मैं इसलिए वो क्वेश्चन अराइज हुआ कि देव अब 4 महीने ये काम करने वाला है लगातार, तो ये कैसे स्ट्रेस हैंडल करेगा वो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वॉट एवर यू आर वर्किंग एंड आप उसके लिए पैशनेट हैं, तो आपका थोड़ा स्ट्रेस तो वहीं कम हो जाता है। तो काम वही कीजिए जो आपको जिसके लिए आप पैशनेट हो, ठीक है? तो आपको वो स्ट्रेस कम लगेगा, पहली चीज़। दूसरा, आपको टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना? आप अननेसेसरी टाइम इवेंट पे दे रहे हैं और आपकी स्लीप नहीं हो पा रही है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो यू हैव टू बी मैनेज्ड विद योर टीम, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन प्रायर। तो मेरे हिसाब से आपकी चीज़ें मैनेज्ड होती हैं और आपका स्ट्रेस कम होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू वर्क विद गुड वेंडर्स। ठीक है, सबसे आधा टेंशन तो वहीं कम हो जाता है। यस, तो व्हेन यू आर वर्किंग विद गुड वेंडर्स, तो आपका स्ट्रेस आधा वहीं कम हो जाता है कि आपको पता है कि हाँ ये टाइम पे होने वाला है और जो हमारी बात हुई है वो डिलीवर होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप काम करते करते ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि हु इज़ गुड एंड हु इज़ नॉट गुड। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क विद गुड वेंडर्स। तो एज ए प्लानर व्हेन यू वर्क विद गुड वेंडर्स, तो चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। तो बीइंग अ प्लानर, आप अभी जैसे आपने बताया बिग शॉट एंटरटेनमेंट आपका जो फर्म है, तो मैं बोलूँगा अगर अभी शायद इस साल की तो लगभग लोगों ने बुकिंग्स कर ली होंगी, प्लानिंग कर ली होंगी, और मोस्ट ऑफ होगा अभी जिनकी 2-3 महीने नेक्स्ट इस वाले सीज़न के बाद है, वो प्लानिंग की प्रोसेस में होंगे। तो देव का वो बिग शॉट मंत्रा होगा जिसके यहाँ शादी होने वाली है या जो प्लान कर रहा है कि यार ये चीज़ें तो जब भी कोई वेडिंग प्लान करो आप, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए? गुड क्वेश्चन। सो मैं सबसे पहले जो भी वेडिंग प्लान करने जा रहे हैं उनको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपना वेन्यू टाइमली बुक करना चाहिए, टाइमली लॉक करना होगा। यस, ऑलमोस्ट 6 to 8 months प्रायर और मे बी 1 year प्रायर। एंड 1 year प्रायर? यस, मतलब स्कैरसिटी इतनी इंदौर में वेन्यूज की? यस यस यस। मैं अभी देख रहा हूँ कई बार कि गेस्ट को वेन्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उनको छोटे वेन्यूज़ पे जाके वेडिंग करनी पड़ रही है बिकॉज बाद में मुहूर्त नहीं है, या बच्चों को फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है, या और भी कोई रीजंस होते हैं। तो आप टाइमली वेन्यू फ्रीज कीजिए। आफ्टर दैट इमीडिएटली यू गो विथ अ गुड प्लानर
जो आपकी सारी चीज़ें लाइन अप करके और आपकी वेडिंग को प्रॉपरली अरेंज कर पाए। तो ये 2 मंत्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हायर योर वेन्यू ऑन टाइम एंड टू बुक योर वेडिंग प्लानर ओके। ऑन टाइम। तो सक्सेसफुल वेडिंग की अगर मैं बात करूं तो वेन्यू सबसे प्राइमरी कंस्ट्रेंट है, जो कि स्केयरसिटी ऑफ अब 15-20 हज़ार अगर शादियां इंदौर में हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतने वेन्यूज़ हैं इंदौर में पर्टिकुलरली। और दूसरा एक राइट वेडिंग प्लानर, क्योंकि अब वो एरा नहीं बचा है कि भाई पापा दादा चाचा मिलके पूरी वेडिंग कर लेंगे। और जब संगीत जैसा इतना बड़ा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन एक दिन पहले होता है वेडिंग में, तो वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लोग भी यही सजेस्ट करेंगे कि देव जैसे ही कोई वेडिंग प्लानर को आप हायर करें। और एक रिक्वेस्ट भी रहेगी मेरी साइड से भी और देव की साइड से भी कि जो शादियों में फूड का वेस्टेज होता है पर्टिकुलरली, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब भी आप इस सीज़न में कोई वेडिंग अटेंड करने वाले हैं या होस्ट करने वाले हैं, तो ध्यान रखिए कि आप भी फूड ना वेस्ट करें, और अगर कोई वेस्ट कर रहा है तो उसे भी अवेयर करें कि वो भी इस जो कीमती धरोहर है खाना जिसे हम बोलते हैं और जिसके लिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं, वो वेस्ट ना हो। सही बोला मैंने? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका कुछ एक लास्ट मैसेज व्यूअर्स के लिए? शादी का सीज़न है, एंजॉय कीजिए, हायर अ गुड प्लानर एंड एंजॉय द मोस्ट, और अपना पैसा सही जगह डालें और उसका आउटकम बेस्ट टू बेस्ट आए, वो आप बिल्कुल प्लान कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग। और लास्ट में बोलूँगा, किसी से कॉम्पीट नहीं करिए। यस